नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा क्षेत्रीय राज्यों का उदय। चैप्टर में मुख्यतः दो साम्राज्यों का वर्णन किया गया है, एक विजयनगर साम्राज्य का और एक बहमनी साम्राज्य का। चैप्टर से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में हमेशा द्वंद्व की स्थिति क्यों रहती थी, हमेशा संघर्ष की स्थिति क्यों रहती थी। इसके साथ साथ विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इस चैप्टर को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी 7 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी सारी वीडियोस क्यों, तो हर वीडियो में एक प्रश्न को उठाया गया है और उसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है, ताकि एक वीडियो में एक प्रश्न का उत्तर आसानी से आपको मिल सके, वीडियो लेंथी ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए कि हाँ भाई इस वीडियो में कौन सा प्रश्न बनता है और उसका उत्तर कैसे दिया जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, विजयनगर की बात की जाए तो आज जब आप आधुनिक भारतीय नक्शा देखेंगे तो कर्नाटक जो राज्य है इसमें पहले एक हम्पी साम्राज्य था और हम्पी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी विजयनगर। विजयनगर पे 4 बड़े वंश ने मिलकर शासन किया। सबसे पहला जो वंश था वो था संगम वंश, फिर था सुलूभ वंश, फिर था तुलुव वंश और फिर था अराविडो वंश। जहाँ विजयनगर साम्राज्य की तो स्थापना करी थी वो 2 भाइयों ने मिलकर करी थी। एक भाई का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। सबसे पहले हरिहर राजा बना और हरिहर ने शासन को संभाला भी। हरिहर आगे चलकर मर गया और उसके बाद इसका भाई बुक्का राजगद्दी पर बैठता है। आगे चलकर विजयनगर की राजनीति बुक्का के नाम से छाई रहती है और इसी दौरान जो बहमनी साम्राज्य था वहाँ पर सुल्तान था मोहम्मद शाह। ऐसे में मोहम्मद शाह और बुक्का के बीच में लगातार संघर्ष हुआ और ये संघर्ष पता है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 नदियाँ थी, एक कृष्णा और एक तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी थी इसके आसपास का इलाका बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था और इसी उपजाऊ भूमि को लेकर हमेशा विजयनगर और बहमनी के साम्राज्य के जो राजा थे इनकी लड़ाई होती रही। तो बहमनी और विजयनगर शासकों के टकराव का प्रमुख कारण क्या था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो कृषि आधारित हो और इसके लिए ज़रूरत थी उस क्षेत्र को कब्जा करना जो कृषि के आधार पर उपजाऊ हो। और वो उपजाऊ क्षेत्र दोआब का था। दोआब मतलब 2 नदियों द्वारा बनाया गया क्षेत्र जो था। इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर ये नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि ये पूरा क्षेत्र उपजाऊ था। आगे चलकर विजयनगर का एक महान शासक बनता है जिसका नाम होता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की सीमाएं केरल तक फैल जाती हैं, जहां पे प्रोफेसर गुरती वेंकट राव का ये कहना है कि देवराय द्वितीय ही वो राजा था जो संगम वंश का सबसे महान राजा था। आगे चलकर देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई और तुलुव वंश से एक नया बड़ा राजा बना। उस राजा का नाम था राजा कृष्णदेवराय। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। राजा कृष्णदेवराय बहुत ही तगड़ा राजा था। इसने विस्तारवादी नीति अपनाई और इसने लगातार अपनी सेनाओं का परचम लहराया। बहुत से युद्ध इसने जीते। इसने बीजापुर के राजा को हराया, गुलबर्गा और बीदर पर भी आक्रमण किया, दक्षिणी मैसूर के अंतर्गत ओमततुर के विद्रोही नायक को भी हराया, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम के दुर्गों को भी इसने जीत लिया। 1516 में तेलंगाना के शासक कुली कुतुब शाह को भी हराया और उड़ीसा के गजपति को भी हराया और उसकी पुत्री से विवाह भी किया। तो अगर हम विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की अगर बात करें तो इसने लगातार युद्ध लड़े और न सिर्फ युद्ध लड़े बल्कि उन युद्धों में ये जीता भी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये कृष्णदेवराय था ये एक महान राजा था। इसे अभिनव भोज, आंध्र पितामह या आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इसने अनेक युद्ध लड़े और कई स्वतंत्र राज्यों के साथ अनेक युद्ध लड़े और बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण यही था। तो कृष्णदेवराय की बात करें तो सिर्फ एक विस्तारवादी शासक नहीं था बल्कि इसके अंदर बहुत सारे गुण थे। कृष्णदेवराय बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था और ये विद्या का उदार आश्रयदाता था। इसके अलावा जिन ये शत्रुओं को हरा देता था उन शत्रुओं के साथ दयालुता दिखाता था, यानी कि दयालुपन दिखाता था। इसके अलावा ये धार्मिक रूप से भी सहनशील था। एक महान सैनिक होने के नाते कला और साहित्य से भी उसका प्रेम बहुत ही तगड़ा था। इसके साथ साथ हम कृष्णदेवराय की किताबों की बात करते हैं तो अमुक्त मर्यादा तेलुगु भाषा में इसने लिखी है। इसी प्रकार से जम्बावती कल्याणम और उषा परिणम ये संस्कृत भाषा में उसने लिखी है। उसने विजयनगर के निकट एक बस्ती की भी स्थापना करी और उसने अपनी माता के नाम पर उसका नाम रखा जिसका नाम आज नगलापुरम कहा जाता है। तो विजयनगर के बारे में जब सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है वो हमें कृष्णदेवराय के समय में मिलती है। आगे चलकर जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाएगी तो विजयनगर साम्राज्य को एक बहुत ही गहरा धक्का लगेगा और इसका जो अंतिम शासक होगा राम राय, ये तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में मारा जाएगा और इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाएगा, जो कि आगे चैप्टर में बताया भी गया है। तो अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि विजयनगर में किस प्रकार से शासन वंश ने, किस प्रकार से राजाओं ने विजयनगर के साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में युद्ध क्यों हुआ।
तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के युद्ध का सबसे पहला कारण था उस उपजाऊ क्षेत्र को कब्जा करना, जो कि कृषि के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ऐसे में विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो गए। दोनों के दोनों रायचूर के जो उपजाऊ भूमि थी उस पर कब्जा करना चाहते थे। सेनाएं लगातार एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करती रहती थी। कभी रायचूर विजयनगर के कब्जे में आता था, कभी बहमनी राज्य यानी कभी बहमनी जीतते थे और कभी विजयनगर। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे की राजधानियों पर भी कई बार घेरे डाले। आगे चलकर बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और बहमनी साम्राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। अब ऐसे में जब विजयनगर के राजाओं ने यह देखा कि बहमनी साम्राज्य आंतरिक फूट का शिकार हो गया है और यहाँ पर 5 छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ है, तो ऐसे में विजयनगर की राजनीति का उद्देश्य बन गया कि बहमनी साम्राज्य के आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करे और घरेलू झगड़े का फायदा उठाते हुए पूरे बहमनी साम्राज्य पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। हालांकि आगे चलकर विजयनगर की यही नीति उसके खिलाफ हो गई। विजयनगर ने जिन जिन राजाओं को हराया था उन सभी राजाओं ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ एक यूनियन बना ली, एक संघ बना लिया और अंत में 1565 में तालीकोटा का एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसमें रामराय हार जाता है। विजयनगर न सिर्फ हारता है बल्कि विजयनगर को बुरी तरीके से लूटा जाता है। विजयनगर के किलों को खंडरों में बदल दिया जाता है। विजयनगर की सेना को बड़ी बुरी तरीके से मारा जाता है और आम जनता को भी भयानक मात्रा में मारा जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। जैसा कि यहाँ पर इतिहास बताया जाता है कि जब हरिहरदित्य राजा था, कहाँ का राजा था हरिहरदित्य? विजयनगर साम्राज्य का। तो जब हरिहरदित्य राजा था उस समय भी बहमनी साम्राज्य से युद्ध इनके होते रहते थे। जैसा कि बताया गया है कि हरिहरदित्य के समय में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें 8000 घुड़सवार सेना थी और 9 लाख पैदल सैनिक थे, जिन्होंने रायचूर द्वार पर आक्रमण किया और कृष्णा नदी को पार करते हुए विरोधी सेनाओं का आमना सामना हुआ। उस समय बहमनी साम्राज्य का जो राजा था वो था काजी सिराजुद्दीन। इस युद्ध में बहमनी सेना की विजय हुई और विजयनगर को बड़े पैमाने पर धन संपत्ति की हानि हुई, यानी कि हरिहरदित्य के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य जीत गया। लेकिन आगे चलकर अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, इन 4 राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक गठजोड़ बना दिया कि विजयनगर से युद्ध होगा तो हम चारों मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी ओर राजा सदाशिव राय का मंत्री जो था राम राय, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था कि हाँ भाई मैं युद्ध जीत ही लूंगा। इसने एक बड़ी सेना इकट्ठी करी जिसमें 80,000 घुड़सवार, 9 लाख पैदल सिपाही और 2000 हाथी और तोपखाने थे। हालांकि अंत में गठजोड़ियों के तोपखाने ने उनकी हार को जीत में बदल दिया। ऐसा लग रहा था शुरुआत में तो विजयनगर ही जीतेगा, लेकिन अंत में पलड़ा किसके पास चला गया? बहमनी साम्राज्य के। तो इस प्रकार से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की जो संघर्ष की कहानी थी वो तालीकोटा के युद्ध पर खत्म होती है और इस युद्ध में विजयनगर हार जाता है और इस प्रकार से विजयनगर के शासन का पतन हो जाता है। अब हम बात करते हैं विजयनगर प्रशासन की विशेषताएं। तो अब तक हमने बात करी विजयनगर के शासकों की, फिर हमने बात करी विजयनगर और बहमनी संघर्ष की, और अब हम बात करेंगे कि विजयनगर की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो जो विजयनगर के राजा थे ये निरंकुश राजा थे, यानी कि इनके ऊपर जनता का अंकुश नहीं था और राजा ही केंद्र की धुरी था। हर प्रकार के निर्णय राजा ही लेता था, राजा का कहा हुआ ही आदेश होता था। चाहे नागरिक मामले हों, चाहे सैनिक मामले हों, चाहे न्यायिक मामले हों, सब में सारा का सारा उच्च अधिकार कौन रखते थे? राजा। कृष्णदेव राय की तेलुगु पुस्तक जो कि आयुक्त माल्यदा है, इससे हमें विजयनगर की शासन प्रणाली के बारे में भी पता चलता है कि राजा की जो काम है वो सबसे पहले धर्म की स्थापना करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजा धार्मिक रूप से कट्टर होगा। जैसी परिस्थितियां होगी उसके हिसाब से राजा प्रशासन को चलाएगा। यानी कुल मिलाकर विजयनगर की शासन व्यवस्था में आप सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे? राजा के बारे में, कि विजयनगर की केंद्रीय शक्ति में कौन था? राजा। विजयनगर के राजाओं ने राजनीति पर धर्म या पंडितों को हावी होने नहीं दिया। राजा ही राजकाज में रहता था और कुशल लोगों को इकट्ठा करता था। जो लोग बुद्धिमान होते थे उन्हें मंत्री पद भी देता था, जैसे कि तेनालीराम का नाम भी आपने सुना होगा। इसके अलावा अपने राज्य में वो बहुमूल्य धातुओं की खानों का पता लगाता था और उन धातुओं, यहाँ पर ना सोने की पहाड़ियाँ भी थी। राजा इस चीज़ पर भी ध्यान रखता था कि शत्रुओं से संबंध कैसे होने चाहिए, प्रजा की रक्षा कैसे करनी चाहिए, ब्राह्मणों के गुणों का कैसे प्रयोग करना चाहिए, नगरों को कैसे शुद्ध करना चाहिए। इसके अलावा वैसे तो राजा की इच्छा ही कानून थी, पर ब्राह्मण उसको पवित्र पुस्तकों की स्वीकृति देकर कानून रूप देते थे। यानी कि राजा जो कहता था ब्राह्मण उसको लिखते थे और उस किताब के माध्यम से शासन चलाया जाता था। तो ये तो बात होगी विजयनगर की शासन व्यवस्था में राजा की क्या भूमिका थी। अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन कैसे चलता था। तो केंद्रीय प्रशासन में राजा का सबसे ऊंचा स्थान होता था और उसकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्री होते थे। जितने भी अध्यक्ष होते थे वो प्राय उच्च वर्ग की जातियों से भर्ती किए जाते थे और बहुत छोटे कर्मचारी जो थे वो केंद्रीय कार्यालयों में काम करते थे। प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे विभागों की रचना भी की गई थी। प्रांतीय प्रशासन की बात की जाए तो देखिए जैसे आज
एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसे पहले प्रांत होते थे। तो विजयनगर राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। कुछ इतिहासकार कहते हैं प्रांत 6 थे, तो कुछ कहते हैं ज़्यादा थे। तो इतिहासकारों की इसके बारे में भाई देखो अलग अलग राय है। लेकिन ये बात पक्की है कि हर प्रांत का एक अधिकारी होता था जिसे कहा जाता था नायक। यानी कि नायक छोटे छोटे सैनिक होते थे, किलों की देखरेख करते थे, छोटे छोटे व्यापारियों से करों की वसूली भी करते थे। और कई बार इन नायकों ने विद्रोह किया तो उन विद्रोह को भी दबा दिया गया। यानी कि जो ये नायक थे ये नागरिक, सैनिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। और पूरे के पूरे जिले में एक बड़ा बंदा होता था जिसे अमर नायक कहा जाता था। ये अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। इनके अपने किले भी होते थे, अपनी सेनाएं भी होती थी और कई बार राजा के युद्ध लड़ने में इन्होंने भूमिका भी अदा करी है। तो ये तो बात हो गई विजयनगर के प्रशासन की, यानी कि शासन कैसे चलाया जाता था। तो शासन में भूमिका किसकी थी? शासन में तगड़ी भूमिका राजा की थी। राजा को रैया भी कहा जाता था, राय भी कहा जाता था। इसके बाद छोटे छोटे सैनिक कमांडर होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। और बड़े सैनिक कमांडर को क्या कहा जाता था? अमर नायक। इसके साथ साथ आप डिपार्टमेंट्स और मंत्रियों के बारे में भी बताओगे। अब देखिए विजयनगर की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चाहे विजयनगर की अर्थव्यवस्था हो उस समय और चाहे कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, पूरी की पूरी तरीके से वो थी डिपेंडेबल किस पर? कृषि पर। यह माना जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। न्याय विभाग की बात की जाए तो यहाँ पर नियमित अदालतें थीं और अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। कृषि की बात की जाए तो जैसा कि हमने देख ही लिया, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ की खेती उन्नत थी। जैसे कि एक इतिहासकार है पायस, वो क्या कहता है कि विजयनगर के साम्राज्य में खेती फल फूल रही थी। यहाँ की राजधानी में चावल, अनाज, मकई और कुछ मात्रा में जौ और फलियाँ, मूंग, घोड़े के दाने, अन्य बीज यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या होते थे? फलते फूलते थे। विजयनगर की अगर व्यापार की बात की जाए तो विजयनगर चीन, बर्मा, अरब देश, फारस, अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ व्यापार करता था। विजयनगर के साम्राज्य में घोड़े अरब देशों से मंगाए जाते थे। घोड़े के व्यापारियों को कुदरई चट्टी भी कहा जाता था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर राज्य में बंदरगाहों की संख्या भी बताई है कि यहाँ पर बंदरगाह थे, जिससे पता चलता है बड़े पैमाने पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता होगा। इसके अलावा मसालों के व्यापार के लिए, कपड़ों के व्यापार के लिए विजयनगर फेमस था। तो आपके कोर्स में विजयनगर इतना ही है। हालांकि स्टैंडर्ड बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें विजयनगर बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत खुलकर विजयनगर साम्राज्य की चर्चा की गई है, लेकिन आपके कोर्स में इतना ही है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आएगा तो आप सबसे पहले उसके शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे, अर्थव्यवस्था, राजनीति, बहमनी साम्राज्य से संघर्ष और किस प्रकार से संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अराविडो वंश का वहाँ पर शासन रहा। आगे चैप्टर में हम चलिए बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। तो जब हम बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं तो इस साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर के बाद अगर दक्षिण भारत में कोई शासक था तो वो बहमनी सल्तनत थी, बहमनी साम्राज्य था, जहाँ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना करी थी। अगर मैं इसकी बात करूँ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की, तो ये जो बहमन शाह था ये एक अफ़गानी था जिसने अपनी आजीविका की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एक जनरल के रूप में की थी। यानी कि जो बंदा था ना, ये पहले मोहम्मद बिन तुगलक का एक जनरल था। दिल्ली सल्तनत के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया और फिर आगे चलकर इसने क्या कर दिया, अपने नाम पर ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। हालांकि इसका असली नाम था, वो था हसन गंगू, क्योंकि पहले ये गंगू नाम के एक ब्राह्मण के पास काम करता था। तो ब्राह्मण संरक्षक था, इसलिए वहीं से उसने ये नाम चुरा लिया बहमनी, और इसी के नाम पर बहमन शाह बन गया और फिर बहमन शाही बहमनी राज्य के संस्थापक बन जाता है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। हालांकि आगे चलकर वही कौन बन जाएगा? अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है, आप चाहें तो इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो बहमनी अपने प्रारंभ में छोटा सा एक राज्य था जिसके मुख्य रूप से बरार का क्षेत्र था। उत्तर में इसकी सीमाएं मालवा और खानदेश से मिलती थीं, जबकि दक्षिण में इसकी सीमाएं तेलंगाना तक फैली थीं। प्रारंभ से ही बहमनी राज्य को अपने पड़ोसी मालवा, खानदेश, गुजरात और उड़ीसा से लगातार लड़ाई लड़नी पड़ती थी। हालांकि बाकी सभी से जो लड़ाइयाँ थीं वो इसकी छोटी मोटी थी। सबसे बड़ा जो संघर्ष था वो था इसका किससे? विजयनगर से, जहाँ विजयनगर के संघर्ष और बहमनी संघर्ष को हम ऑलरेडी चैप्टर में पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो हम ये संघर्ष नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि दोनों के बीच में रायचूर के उपजाऊ प्रदेश को लेकर था। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बहमनी और गुजरात के संबंध कैसे थे। तो जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में बहमनियों ने प्रथम प्रयास सफल नहीं हो पाया। यानी कि जो बहमनी साम्राज्य था, जब ये गुजरात में जीत हासिल करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए चलता है, तो ये जीत नहीं पाता, क्योंकि जो अलाउद्दीन हसन शाह था ये बीमार हो जाता है। तो इसकी वजह से इसकी सेना पीछे उठ जाती है।
अहमद के राज्यकाल में 1430 में जब बहमनी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो इनको बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया और फिर ये यहाँ से भाग गए। इनको बहुत ज़्यादा हानि हुई और इसके अलावा ये भागते भागते दौलताबाद तक पहुँच गए। हालांकि हार तो गए, लेकिन उन्हें फिर से संघर्ष जारी किया और फिर 3 भिड़ंत हुई और 3 भिड़ंत में इन्हें लगातार नीचे दिखाया गया और फिर ये शांत हुए। परंतु कुछ समय बाद फिर से इनकी भिड़ंत हुई और फाइनली इन्होंने क्या करा, इन्होंने एंड में अपने आप को नियंत्रित कर लिया और आक्रमण लगातार होते रहे। यानी कि बहमनी और गुजरात के संबंध जो थे वो राजनीतिक रूप से अच्छे नहीं थे। लगातार इन दोनों के बीच में सीमाओं को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहे। बहमनी और मालवा की बात की जाए तो बहमनी और मालवा के संबंध थोड़े से अच्छे थे, ये गुजरात से अलग थे क्योंकि इन्होंने आक्रामक नीति का पालन नहीं किया, इन्होंने सुरक्षा नीति का पालन किया। हालांकि विशेष अवसरों पर जब लगता था एक दूसरे को, यानी कि बहमनियों को लगता था कि इस बार मालवा कमज़ोर है, मालवा को लगता था बहमनी कमज़ोर है, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कई बार लड़ाई झगड़े कर लेते थे। बहमनी और खानदेश के संबंध की बात की जाए तो बहमनियों के हाथों काफ़ी हानि उठानी पड़ी खानदेश को, उसकी सैन्य शक्ति को बहुत बड़ा आघात लगा, यानी कि यहाँ पर बहमनी हावी रहे। बहमनी साम्राज्य की अगर आंतरिक व्यवस्था की बात की जाए तो इसके अंदर भी बहुत सारे विद्रोह हुए। राज परिवार, बड़े बड़े सरदार, अमीरों और ज़मींदारों के बीच में लगातार विद्रोह होते रहे। जब बहमनी साम्राज्य अपने आप को आगे बढ़ा रहा था तब एक बड़ा विद्रोह हुआ और इसे 5 स्वतंत्र भागों में बांट दिया गया। अब हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो जब हम बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसको कई दौरों में बांटा जाता है, जैसे कि हमारी किताब में इसे 3 दौरों में बांटा जाएगा। तो जब हम पहले दौर की बात करते हैं तो इस अवस्था में केंद्र में बहुत सारे सलाहकार होंगे जो कि शासन चलाने में अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे। एक बड़ा सेना अध्यक्ष होगा जिसको अमीर उल उमरा के पद से नवाजित किया जाएगा। साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर 4 साम्राज्यों में बहमनी साम्राज्य को बांटा गया था, जहाँ पर सैफुद्दीन गौरी, बहराम खां, सफदर खां और सैफुद्दीन का पुत्र शासन चलाता है। दूसरे दौर की बात की जाए तो मोहम्मद शाह प्रथम राजा होगा। ये एक युद्धप्रिय राजा था, इसने प्रशासन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करी। इसके पहले सलाहकार परिषद में 2 थे लोग, अब इसको बढ़ाकर इसने 9 कर दिए हैं। जैसे कि कोई सुल्तान था, कोई महामंत्री था, कोई सेना अध्यक्ष था, कोई मुख्य न्यायाधीश था, वित्त विभाग, उत्सव प्रधान, मीर जुल्मा, राजधानी का मुख्य पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश, वकील उल सल्तनत के साथ लगाए वो अफसर। इससे ये पता चलता है कि इसने बड़े पैमाने पर उपाधियां बांटी और बड़े बड़े पदों पर लोगों को रखा और इसके साथ ही साथ इसने विभागों को अलग अलग भागों में बांटा। जैसे कुछ उपाधियां उसने दी, मलिक नायाब, मनसद आली, मजलिस आली और आज़मा हुमायूं। तो मोहम्मद शाह प्रथम के राज्यकाल से सैनिक प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं उसने सेना को मजबूत किया। सेना अध्यक्ष इस समय में अमीर उल उमरा कहलाया जाने लगा। अधिकारियों का एक गुट जिसे हम बार बरदारान कहते हैं उसकी भी स्थापना इसने शुरू की। सैनिकों के ऊपर इसने क्या करा, नियंत्रण भी रखा। इसके अलावा 8000 शाही आरक्षकों की सुसज्जित टुकड़ी रखी जो कि खासा खेल कहलाती थी इसकी सेना की टुकड़ी। प्रशासनिक व्यवस्था में जब तीसरे दौर की बात करेंगे तो इस अवस्था में राजा होगा मोहम्मद शाह तृतीय, जिसका बहुत ही ज़्यादा फेमस मंत्री महमूद गवान होगा और ये बड़े पैमाने पर सुधार करेगा प्रशासन के क्षेत्र में, क्योंकि बहमनी राज्य की सीमाओं का विस्तार यहाँ पर हो चुका था और किसी भी बड़ी सीमा को चलाने के लिए एक अच्छे खासे सैनिक वर्ग की जरूरत होती है। तो प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसने प्रत्येक प्रांत को 2 भाग कर दिए और उन्हें 8 प्रांतों में बांट दिया। इस प्रकार सूबों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो सूबों की संख्या में वृद्धि होगी तो उन्हें चलाने के लिए सूबेदारों की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसने प्रतिबंध और संतुलन के सिद्धांत को लागू किया ताकि सेना में संतुलन भी रहे और बाउंडेशंस भी रहें। केवल एक को छोड़कर सब किलों को तरफदारों के नियंत्रण से बाहर रखा गया ताकि इन तरफदारों की शक्ति ज़्यादा ना हो जाए और ये विद्रोह ना कर दें। तो इस प्रकार से नई सैनिक व्यवस्था के अधीन निर्धारित सैनिक रखने पड़ते थे और उनकी रकम की कटौती भी करनी पड़ती थी। इसके साथ साथ सेना में भी सुधार किए गए। पहले सभी अमीरों को कोई ना कोई पद मिलता था। उदाहरण के लिए वकील उल सल्तनत के पास 2200 घोड़े थे, अमीर उल उमरा के पास 1500 घोड़े थे और सूबेदार के पास 2000 या उससे कम घोड़े होते थे। लेकिन सुधारों की तीसरी अवस्था में आज्ञा दी गई कि जिस व्यक्ति के पास 500 घोड़े होंगे उसको 1 लाख खून मिलेंगे, बशर्ते वो सारे घोड़ों को रखे। यदि वो उतने घोड़े को रखने में असफल हो जाता है तो उसे उतना ही धन उसी रेशो में वापस करना पड़ेगा, यानी कि जिसके पास जितने घोड़े होंगे उसे उतना ही धन दिया जाएगा। तो ये किसकी, बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो इस पेपर से यही आएगा कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के संघर्षों का वर्णन कीजिए।
आई होप से इस चैप्टर से जो प्रश्न बनेगा उसका उत्तर देने में आप बेहतरीन रूप से सक्षम हैं। आशा है आपको ये सीरीज समझ में आ रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमें अपनी राय दीजिए, ताकि हमें ये पता चल पाए कि ये सीरीज आपको समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।